आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिज्म के बारे में। तो सब लोग अपना अपना माइक म्यूट कर लीजिए। माइक म्यूट करिए बच्चा। मैग्नेटोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म में जो मैग्नेटिज्म वाला पोर्शन है उसको हम पहले ले रहे हैं। ठीक है, अब इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं कितने तरह के होते हैं, कि क्या प्रॉपर्टी होती है। माइक म्यूट कर रखिए। सुख है बोधरिया में 1 मिनट आप लोग होल्ड करिए। ठीक है, 2 मिनट होल्ड करिए, हम आ रहे हैं अभी। लॉगिन आईडी में नाम कैसे होगा? इतनी सुरीली आवाज में कौन गा रहा है? वासुदेव। हम तो गाते ही हैं और कोई गा रहा है। लॉगिन आईडी में नाम नेम कैसे सुधरेगा यार? हमारा नहीं हो अकाउंट पा रहा है। अकाउंट में जाओ नीचे, उसके बाद वहीं पर अपना नाम के आगे लिख दो एक ब्रांच अपना। नाम के आगे ब्रांच रहेगा हो? और क्या रहेगा? कुछ नहीं रहेगा। तभी तो पता चलेगा मैं कौन सी ब्रांच के हो। और मिर्जापुर भी लिखना है, हम जल्दी लिखते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज GPM। नहीं, ये सब नहीं लिखना है। भाई कोई बताओ यार, ये कौन सा नंबर, मतलब इनरोलमेंट नंबर दे रहे हो क्या? मोबाइल नंबर नहीं इनरो- देना है यार, नाम लिखना है बस। नाम लिख के तो हम मतलब कर दिए हैं, लेकिन ये इनरोलमेंट नंबर है। ई और क्या बोलते हैं, क्या इनका है? हाँ, इनरोलमेंट नंबर ही है। कहाँ से मतलब अपने मेरे पास पता नहीं यार। एडमिट कार्ड में होगा, जब फर्स्ट पहले एग्जाम दियोगे फर्स्ट सेमेस्टर का, उसमें होगा। चलो देख रहे हैं। निकेश कुमार। और चैट बॉक्स में अटेंडेंस नहीं देना है किसी को भी। अटेंडेंस कहाँ लगेगा? ऑटोमेटिक से पता चल जाता है। जाता है। इसीलिए मैम ये वाला ऐप चूज किए हैं। टैगमेंट पे ऑटोमेटिक लग जाता है भाई। ओके ब्रो, ठीक है फिर। एक है या अटेंडेंस टीचमेंट ऑटोमेटिक लग जाता है। क्लास चलेगा क्लास? हाँ हाँ चलेगा, रुक हेलो। जाओ थोड़ा, मैं जी ब्रो, कहीं चलेगा क्लास, बाहर। अभी मैम कहीं गए हैं। कह रहे हैं टीचमेंट पे अटेंडेंस लग जाता है ऑटोमेटिक, बोल रहे हो? हाँ क्लासिया कब ऑटोमेटिक चलेगा लग क्लास? जाता है। कैसे इसीलिए तो होगा मैम यार? मना की है ना, चैट बॉक्स में मत दो अटेंडेंस। क्लास कब चलेगा क्लास? अरे भाई रुक जाओ, चलेगा ना अभी, काहे को इतना जल्दी लगी है? वैसे पे भी 1 बजे तक बोर होने लगते हो। टाइम कम है, इसीलिए करें, जल्दी चलाओ ना।
चल रहा है भाई, रुक जाओ, उतावले मत हो ज्यादा। आकाश, हेलो। यस यस मैम। मैम कहाँ चली गई? आ रही है, रुक जाओ। कहना चल रही है। भाई कलसिया चलेगा? कलसिया कब से चलेगा? हाँ भाई, क्लसिया चलेगा भाई, रुके रहो, रुको ये जरा सबर दौड़ाएंगे। करो। क्या काम है? हेलो बच्चों। 2 मिनट रुक जाओ, मैम आ रही है यस ना। मैम। बोलिए। हेलो मैम। हाँ कैसे जी हैं मैम। तुम? यस मैम। भाग तो नहीं गए हो तुम लोग? नो मैम। बोल के गए थे कि आ रहे हैं थोड़ी देर में। गुड मॉर्निंग। प्रिंसिपल से बुला लिए थे, ठीक है। प्रिंसिपल साहब बुला लेंगे तो छोड़कर जाना ही पड़ेगा। चलिए आप लोग अपना अपना माइंड म्यूट कर लीजिए। हम लोग क्या बात कर रहे थे कि हम लोग पढ़ेंगे कि कितने टाइप डिफरेंट टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, स्ट्रेसेस लूप क्या होता है, यही सब चीज़ें। ठीक। तो मैग्नेटिज्म में आप ये देखिए, एक सोलेनॉइड जो होता है उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है μ0 Ni होता है, ठीक है। सोलेनॉइड किसे कहते हैं? धारावाही परिनालिका जिसको कहते हैं, हिंदी मीडियम के बच्चों ने पढ़ा होगा। इसके अंदर कोई रॉड रख दी जाए, उसके चारों तरफ कॉइल लपेट दी जाए, तो ये पूरा सिस्टम धारावाही परिनालिका कहलाता है, ठीक है। इस केस में अगर ये वाला रॉड पहले से मैग्नेटाइज नहीं भी था, लेकिन जैसे ही इस कॉइल के बीच में इंसर्ट कर दिया जाता है तो ये रॉड भी मैग्नेटाइज हो जाता है, चुंबकित हो जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो भी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है वो इसके बराबर होता है, ठीक। अब बी और एच को क्या कहते हैं? इट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। बी क्या होता है? बी इज जस्ट मैग्नेटिक फील्ड, या आप ये कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होता है, ठीक। तो एच कैन बी डिफाइंड, बी इक्वल टू होता है म्यू एच के। म्यू क्या होता है? परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम होता है, ठीक है। बी इक्वल टू म्यू एच होता है, एच इक्वल टू बी बाई म्यू होगा। तो इसी में जब बी बाई म्यू का, तो म्यू नॉट क्या हो जाएगा? कट जाएगा, एच इक्वल टू आ जाएगा एन आई। इतनी बार बच्चों से बताया गया कि क्लास स्टार्ट होने के बाद एक्सेप्ट रिक्वेस्ट ना भेजा कर, लेकिन तब भी भेजेंगे। ठीक। नेक्स्ट यहाँ से देखिए, आपका आगे एच इक्वल टू एन आई होता है, ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, फॉर्मूला याद कर लीजिए। और इसके बाद आपका आता है आई इक्वल टू एन। आई क्या है? आई इज द मैग्नेटाइजेशन
और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मतलब क्या होता है कोई भी मटेरियल कितने एक्सटेंड तक, मतलब कितने मैक्सिमम लिमिट तक मैग्नेटाइज हो सकता है, ये आई बताता है। ठीक, आई इक्वल टू होता है एम बाई वी, जहाँ पे भी वॉल्यूम होता है मटेरियल का, एम क्या होता है, एम जो होता है वो डाइपोल मोमेंट होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, और डाइपोल मोमेंट जैसे इलेक्ट्रिसिटी में डाइपोल क्या होता है, P इक्वल टू क्यू इंटू टू एल होता है, जो चार्ज है वो दोनों में से कोई एक भी चार्ज और दोनों के बीच की लंबाई, ये जो होता था डाइपोल मोमेंट होता है। ऐसे यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, चार्ज के बजाय जो आपका मोनोपोल कोई एक होगा वो, और दोनों के बीच के डिस्टेंट, जैसे ये आपका दिया हुआ है एम इक्वल टू एम इंटू टू ए। ठीक, तो एम क्या बता रहा है, एम बता रहा है साउथ पोल या नॉर्थ पोल की कितनी स्ट्रेंथ है वो, और दोनों के बीच का डिफरेंस, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है टू ए। ठीक है, वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू लंबाई, लंबाई टू ए हो गई, तो पूरा वॉल्यूम निकल आएगा। तो यहाँ से अगर आप दोनों की वैल्यू एम और इसको रखेंगे, एम और बी की वैल्यू, तो आपका आ जाएगा आई इक्वल टू एम बाई ए। तो इस इक्वेशन से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, जो जनरल इक्वेशन दिमाग में फिट रहना चाहिए वो है आई इक्वल टू एम बाई वी। ठीक, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए मैग्नेटाइजेशन भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। हिंदी मीडियम के बच्चे इसको इंग्लिश में याद कर लीजिए। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है, कहीं अगर आपका हिंदी में शुद्ध हिंदी कहीं लिखी हुई आ भी जाती है तो उसके सिंबल से आप इसको पहचान लीजिएगा कि किसके बारे में बात हो रही है। तो इसका सिंबल होता है, इसको बोलते हैं काई, इसको क्या पढ़ते हैं, काई पढ़ते हैं। ये भी एक ग्रीक लेटर है, इसको याद कर लीजिए, तो काई पढ़ा जाता है। तो काई एम, काई एक सिंबल है जो कि ससेप्टिबिलिटी बताता है, एम क्या है, एम फॉर मैग्नेटिक। तो काई एम कैन बी डिफाइंड एट आई अपॉन एच, मतलब मैग्नेटाइजेशन डिवाइडेड बाई मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये बिल्टी होता है ससेप्टिबिलिटी की वजह से ये पता कर सकते हैं कि कौन सा मटेरियल किस प्रॉपर्टी का है। अभी हम आगे जब डाया पैरा फेरो ये सब पढ़ाएंगे तो वहाँ आपको बताएंगे कि काई मटेरियल के लिए क्या क्या होता है। ठीक, अब यहाँ से क्या है, दूसरा एक पैरामीटर आता है मैग्नेटिक परमेबिलिटी। ठीक है, रिलेटिव, जैसे आपको हमने एप्सिलॉन आर बताया था, वैसे देखिए यहाँ पे एप्सिलॉन क्या था, परमिटिविटी ऑफ द इलेक्ट्रिक मीडियम था। यहाँ पे म्यू आर क्या है, परमिबिलिटी, इसमें यहाँ परमिबिलिटी कहते हैं, माध्यम की चुंबकशीलता। ठीक है, ये चुंबकशीलता है, इसको म्यू आर इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट पे होता है। जैसे एप्सिलॉन इक्वल टू था एप्सिलॉन अपॉन, ये आया था एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट पे, तो वैसे ये भी होता है म्यू आर इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट पे। म्यू नॉट वैक्यूम के लिए होता है और म्यू जिस मटेरियल के लिए उसका होता है, और म्यू आर क्या होता है, दोनों के आपस में रिलेटिव है। ठीक है, अब म्यू और काई के बीच का जो रिलेशन होता है वो इस इक्वेशन से दिया जाता है। ठीक है, इस इक्वेशन से क्लियर है कि म्यू इक्वल टू 1 प्लस काई एम। ठीक, ओके। अब गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का गॉसेस लॉ पढ़ा था। ठीक है, पढ़ा था ना, उसमें क्या होता था, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनक्लोज बाय एनी गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू होता था, उस पर उस सरफेस से कितना चार्ज इनक्लोज है डिवाइडेड बाई उस माध्यम की परमिटिविटी। ठीक है, तो इसी में अगर आप एज्यूम कर लीजिए ये जो हमारा गॉसियन सरफेस है इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसके अंदर या तो पॉजिटिव क्यू चार्ज लेते थे हम लोग या निगेटिव क्यू चार्ज लेते थे। फॉर द टाइम बिंग आप ये कंसीडर कर लीजिए कि इसके अंदर हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल प्रेजेंट है। अगर इसके अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल प्रेजेंट है तो क्या होगा, प्लस भी होगा माइनस भी होगा। ठीक, और कोई भी डाइपोल होता है उसमें इक्वल अमाउंट में एक सिरे पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एक सिरे पर निगेटिव चार्ज होता है। तो कितना भी डाइपोल इसके अंदर होगा, ओवरऑल अगर नेट चार्ज अगर देखा जाए तो नेट क्यू का मान इस पर आएगा 0। तो उसी को जब हम यहाँ पे रखेंगे तो फाई का मान 0 नहीं किएगा। गॉसियन सरफेस के अंदर कोई डाइपोल, देखिए ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं कि गॉसेस लॉ में गॉसियन सरफेस के अंदर एक डाइपोल प्रेजेंट है, तो व्हाट इज द नेट फ्लक्स इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस, यानी गॉसियन सरफेस के अंदर कोई डाइपोल द्विध्रुव रखा हुआ है
तो उस केस में उस सरफेस से, गॉसियन सरफेस से पास करने वाला फ्लक्स कितना होगा। तो आप डाइपोल है तो क्यू नेट का मान 0 हो जाएगा और सीधे सीधे फाई का मान 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सभी छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। अब इसके बाद क्या है आपका, क्या हम मैग्नेटिक फील्ड में अप्लाई करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल है कि मैग्नेटिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में तो सिंगल चार्ज एग्जिस्ट करता है, पॉजिटिव भी अपने आप में यूनिक है, निगेटिव चार्ज भी अपने आप में यूनिक है। ठीक है, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो जो भी मैग्नेट होता है, आप जानते हैं कि मैग्नेट को आप कितने भी छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते चले जाइए, कितना भी छोटा टुकड़ा हो, एक छोटा सा पार्टिकल भी बचेगा तो उसके एक सिरे पर साउथ पोल और एक सिरे पर नॉर्थ पोल होगा। इट मीन्स कि कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल में मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है। मोनोपोल का मतलब क्या है, मोनो माने एक, पोल माने, ठीक है, यानी चुंबक कभी भी एक ध्रुवीय नहीं हो सकता है, यानी चुंबक डाइपोल नहीं बन, सॉरी, चुंबक कभी मोनोपोल नहीं बन सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में मोनोपोल एग्जिस्ट करता है, ठीक है, सिंगल चार्ज एग्जिस्ट करता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जब मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, डाइपोल ही रहता है। इसका मतलब एक सिरा इसका नॉर्थ पोल, एक सिरा मान लीजिए साउथ पोल। तो जब ऐसा कभी होगा और इस पर कोई गॉसियन सरफेस कितना भी छोटा हम कंसिडर कर लें, उसका एक सिरा नॉर्थ होगा, एक सिरा साउथ होगा। तो जब मोनोपोल इसमें एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो जब मान लो कोई भी चार्ज को हम यहाँ एम से कह रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड है तो एम म्यू नॉट कहेंगे। ठीक, तो मोनोपोल सिंगल तो कभी होगा नहीं, हमेशा ये क्या होता है, डाइपोल होता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में गॉसियन सरफेस के अंदर डाइपोल प्रेजेंट होता था तो नेट चार्ज इंक्लोज विद द गॉसियन सरफेस 0 होता था। तो ऐसे ही यहाँ पे कोई साउथ पोल और नॉर्थ पोल अकेला नहीं है, इसका भी नेट चार्ज अगर लेंगे, नेट पोल लेंगे, तो नेट पोल में क्या होगा, जो भी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स बाहर से निकल के आएंगे वो पूरा पूरा क्लोज करती हैं ऐसे। तो इसका मतलब नो मोनोपोल एग्जिस्ट, ऑलवेज डाईपोल एग्जिस्ट। तो अगर डाईपोल है तो एक सिंगल एम का कोई एग्जिस्ट मतलब नहीं होता, एक सिंगल एम एग्जिस्ट नहीं करता है। तो एम एग्जिस्ट नहीं करेगा मतलब ये 0 होगा। ठीक है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड में जो मैग्नेटिक फ्लक्स इनक्लोज्ड विद द गॉसियन सरफेस होता है वो 0 होता है, ये याद कर लीजिए, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। तो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम गॉसियन सरफेस की कल्पना करें तो उस गॉसियन सरफेस से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स गुजरेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था उसी तरह से यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन करते हैं। किसी भी सरफेस एरिया से जितने मैक्सिमम मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स रहेंगी वो उस मैग्नेटिक फील्ड का उस सरफेस के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाता है। ओके, अब चलिए आगे चलते हैं, मोटे क्वेश्चंस हैं। तो इन न्यूमेरिकल्स को आप देख लीजिए कि अगर ये वैल्यू दी है तो काई कैसे निकलेगा, म्यू कैसे निकलेगा। तो न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये छोटे मोटे आपके क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट हो सकते हैं। अब हमारा मेन टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेट्स के होते हैं डायमैग्नेटिक, हिंदी में बोलते हैं प्रतिचुंबक। ठीक है, ये प्रतिचुंबक होता है। दूसरा है पैरामैग्नेटिक, इसको अनुचुंबक बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, और ये है फेरोमैग्नेटिक। फेरो होता है जो आपका, इसकी हिंदी भी फेरो ही होती है सर, कुछ और होती है तो बताइए आप लोग, हमें नहीं ध्यान आ रहा। लौ चुंबक, लौ चुंबकीय होता है क्या, लौ अच्छा हाँ ठीक है, लाहौर, हाँ याद आ गया, लाहौर होता है। चलो ठीक है, तो डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ये 3 तरह के मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, इसको लौ चुंबकीय बोलते हैं। ठीक, चलिए अब तीनों के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। देखिए डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है। डायमैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल होता है जो कभी भी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो हमेशा उससे दूर जाने की कोशिश करता है। ठीक, अब इसी को जब डिफाइन करते हुए क्या करेंगे, जो प्रतिचुंबकीय मटेरियल्स होते हैं इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर ये हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आप ऐसे जैसे हम बोल रहे हैं ऐसे आप लिख भी सकते हैं, क्योंकि लिखना तो है नहीं आपको डिटेल में, केवल आप सॉल्व करना है। तो डिटेल ऑब्जेक्टिव जो आपका है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ लीजिए, मैग्नेटाइज होने का मतलब चुंबकित होना। ठीक है,
देखिए जैसे ये डायमैग्नेटिक मटेरियल का रॉड है, तो इसको जैसे ही हम ये नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में हैंग करेंगे तो क्या होगा, ये ऐसे सीधा स्टेबल होने के बजाय क्या हो जाएगा, दो चुंबक आपके ऐसे हैं और ये ऐसे जस्ट परपेंडिकुलर हो जाएगा इसके, देखिए इस तरह से, ठीक है। इसका भी डायरेक्शन जो है नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ नहीं होगा, ठीक। यही मेन प्रॉपर्टी है और इसको हम डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से जस्टिफाई कर सकते हैं। एक तो ये आपका हो गया, ठीक है, और ये हो ऐसा गया क्यों होता है? क्या चीज, क्या चीज, होता है मतलब ऐसा आवाज नहीं आ रही क्यों है। होता है? अभी ऐसा क्यों होता है ये आपको हम बाद में बताएंगे। तो बताएं आप, मतलब बताने कि दीजिए। नॉर्थ और साउथ में रखने पर ही अपने डायरेक्शन से दूर भागती हैं, तो ऐसा क्यों होता है? अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, एक ही लाइन बताया है, अभी आगे बढ़ने देंगे आप हमें, जब पूरा डायमैग्नेटिक बचिए, ठीक है, अभी आएगा आगे ऐसा क्यों होता है, ठीक। तो दो substances which when placed in a magnetic field are feebly or weakly magnetized in a direction opposite to that of a magnetic field are called diamagnetic substance। इनका एग्जाम्पल क्या है, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, बिस्मथ, जिंक, लेड एक्सेट्रा। इस तरह के मटेरियल जो है ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। अब इनकी जो प्रॉपर्टीज है उनको आप कंसिडर कर लीजिए, क्या प्रॉपर्टी है, यही जो पहले आपको बताया वो वाला है। दूसरी नेक्स्ट क्या प्रॉपर्टी है, वही बात यहाँ भी लिखी है। ये क्या होता है, आप इन दोनों पिक्चर को देखिए, ठीक है। इस पिक्चर में ये क्लियर है कि एक कांच की बाउल ली गई है, इस बाउल में कोई डायमैग्नेटिक मटेरियल, वो लिक्विड फॉर्म में हो, पाउडर फॉर्म में हो, चाहे जैसा भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। नॉर्थ और साउथ पोल जो है आपस में पास पास में है, ठीक है। अगर ये पास पास में है तो दो चुंबक जब पास में होते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी इनके बीच में ज़्यादा होगी, मैक्सिमम होगी। और जब दूर कर देंगे तो इतना दूर होने की वजह से बीच में इंटेंसिटी कम हो जाएगी, किनारों पर इंटेंसिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये वाला केस लेके चलते हैं, ये नंबर वन केस। तो नंबर वन केस में यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, डायमैग्नेटिक मटेरियल है ये, जहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है वहाँ से दूर भागेगा, तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो इस तरह का एक्सपेरिमेंट करके देखे गए जिससे ये समझ में आ गया कि जहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा ये मटेरियल उससे दूर भागेंगे, ठीक है। ये केस क्या है, नॉर्थ और साउथ पोल, जैसे ये वाला केस है, ये दोनों दूर दूर रखे हैं, तो यहाँ पे इधर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा, इधर ज़्यादा, बीच में कम है, जीरो नहीं है, हम कम के लिए लगा रहे हैं। जहाँ मैग्नेटिक फील्ड कम है मटेरियल वहाँ पे ज़्यादा इकट्ठा हो गया और किनारों पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा था तो यहाँ पे कम हो गया है, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो ये मटेरियल शो कर रहे हैं। और अगर कुछ देखेंगे, हाँ इसको देख लीजिए, एक यू नली है, इस यू नली मटेरियल को भर दिया गया, तो पहले जब भरा गया तब इसमें मान लीजिए इसका लेवल जो है ओवरऑल सेम रहेगा यहाँ पर, लेकिन सपोज कर लो यहाँ पर मैग्नेट ले आए, मैग्नेट का नॉर्थ पोल इधर, साउथ पोल इधर है, ठीक। जैसे ही ऐसा होगा तो ये मटेरियल क्या होगा, यहाँ से हट के इधर की तरफ चढ़ जाएगा, देखिए जैसे ही नॉर्थ साउथ को रखा तो मटेरियल नीचे की साइड दूर भाग गया और इससे ऊपर की तरफ ज़्यादा चढ़ गया, ठीक है। तो इधर लेवल बढ़ गया, इधर लेवल घट गया। ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि ये हमेशा फील्ड से दूर भाग रहा है। अब देखिए इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि इसका जो परमेबिलिटी होता है, रिलेटिव परमेबिलिटी, ये लेस देन 1 होता है, ठीक। ये फॉर्मूला आप जानते हैं, काई और म्यू के बीच का परमेबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी के बीच का रिलेशन होता है। जब म्यू लेस देन 1 होगा तो काई का मतलब क्या हो जाएगा, काई हमेशा क्या हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये 1 से छोटा है, मान लीजिए 0.2 है, ये 0.2 है, जब 1 आपका इधर आएगा माइनस में हो जाएगा तो काई एम का मान आ जाएगा -0.8, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इन मटेरियल्स के लिए जो काई की वैल्यू है ये हमेशा निगेटिव होती है। अब कर लीजिए कि डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए ये सारी ये की पॉइंट इन सबको याद रखिएगा। तो फॉर डायमैग्नेटिक मटेरियल ये रखिए म्यू लेस देन 1 होता है और काई जो होता है, काई इज इक्वल टू -1 फॉर म्यू इक्वल टू 0, ठीक। और म्यू लेस देन 1 है तो काई हैज़ ऑलवेज निगेटिव, कर लीजिए कि काई एम इज लेस देन 0, ठीक, ये होता है।
और जो परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल होगा उसके लिए म्यू का मान 0 होगा। तो फॉर द परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल काई इक्वल टू 1। ये सब आप कॉपी में छोटी छोटी पॉइंट्स बना के रख लीजिए। डायमैग्नेटिक मटेरियल ये तो यूज है सुपर फास्ट ट्रेन आजकल जो चल रही है वहाँ पर डायमैग्नेटिक मटेरियल यूज किया जाता है। ये मैग्लेव कहलाता है। मैग्लेव का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक लेविटेशन। बहुत डिटेल में आप इसके मत मैम जाइए। आपकी आवाज अगर क्लियर नहीं आ रही है। सभी बच्चों को नहीं आ रही है? यस मैम, कट कट के आ आ रही रही है है मैम। मैम। आ रही है मैम। कट के आ रही है। सही है मैम। अब नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है तो बेटा उसको हम क्या करें बताइए। अब आपके यहाँ का नेटवर्क तो हम सही नहीं कर पाएंगे। चलिए, जिसका नहीं आ रहा है वो डिस्कनेक्ट होकर फिर से ज्वाइन कर ले। चलिए माइक करिए आप लोग। ठीक, तो मैगलेव अभी आपके पास अभी अपने कोर्स पे कंसंट्रेट करिए और अगर आपको कभी मैगलेव के बारे में जानना हो तो आप इसके बारे में गूगल पे डालेंगे आपको मिल जाएगा। इसका मतलब होता है मैग्नेटिक लेविटेशन। ठीक, डायमैग्नेटिक अनएक्सपेक्टेड चेंज, ये इसको भी याद कर लीजिए। ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बना रहे हैं। ठीक है, डायमैग्नेटिक टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मटेरियल से टेम्परेचर बढ़ाओ घटाओ इनकी प्रॉपर्टीज पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। ओके, जबकि पैरामैग्नेटिक मटेरियल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। किस प्रकार डिपेंड करता है अभी जब आएगा तब हम बताएंगे। ओके चलिए, अब पैरामैग्नेटिक देखिए जो क्यों है, जब हम एटॉमिक मॉडल अभी आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ पे बताएंगे कि क्यों उससे दूर भागता है फील्ड से, क्यों पास में आता है। तो अभी जो समरी है, समरी आप देख लीजिए कि शॉर्टकट में कोई पूछे कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है आप बता सकें। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल के ये मटेरियल जब मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में चुंबकित होते हैं। ठीक है, दो सब्सटेंशियल व्हिच व्हेन प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड आर फीबली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फीबली मतलब वीकली यानी थोड़ी मात्रा में। डायमैग्नेटिक यानी प्रति चुंबक, प्रति का मतलब अपोजिट है ना, यानी मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन मैग्नेटाइज होते हैं, यानी उनका चुंबकत्व नहीं उसमें रह पाता। पैरामैग्नेटिक या अनुचुंबकित मटेरियल वो होते हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में ही थोड़ा सा चुंबकित हो जाते हैं। ये मटेरियल्स जैसे ऑक्सीजन, कॉपर, क्लोराइड, इस तरह के मटेरियल्स हैं। उनकी प्रॉपर्टी के अपोजिट यहाँ पर देखेंगे तो आप देखिए जब जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में जाएगा, जब दो मैग्नेट्स और ये भी चुंबकित हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड की इधर नॉर्थ से साउथ की तरफ है और ये इस पर भी साउथ पोल आ जाएगा, नॉर्थ पर आएगा, जिससे कि ये इसका अट्रैक्शन हो रहा है। इसका मतलब ये है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, जब दोनों मैग्नेटिक फील्ड पास में, नॉर्थ और साउथ पोल पास पास में है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा। जब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा तो देखिए मटेरियल सारा बीच में इकट्ठा हो गया है, जबकि डायमैग्नेटिक फील्ड बीच से हट जाता था, दूर हट जाता था। जब नॉर्थ और साउथ दूर दूर है तो मैग्नेटिक फील्ड बीच में बहुत कम है और यहाँ पे किनारों पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होता है। देखिए मटेरियल किनारों पर इकट्ठा हो गए हैं, बीच में दब गया है। ठीक है, तो ये आपका जस्ट, अगर आपको एक पता है तो आप दूसरा बता। यहाँ पर देख लीजिए, ये फिगर उल्टा बन गया है, जो उसमें बना वो यही बना है। इसमें जस्ट अपोजिट होगा, जैसे आप नॉर्थ और नहीं, ठीक बना है। ये एरो बता रहा है आपका। ठीक है, एरो बता रहा है कि ये लिक्विड, जैसे ही आप पहले दोनों लेवल पर रहेंगे, मान लीजिए यहाँ पर सेम है, लेकिन जैसे इसको यहाँ पे मैग्नेट लगाया जाएगा तो इधर से लिक्विड ऊपर की तरफ चढ़ने लगेगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में खिसकने लगेगा। जब इधर से ऊपर चढ़ेगा तो इधर से डाउन हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद जो मेन टॉपिक है वो ये है, इसका म्यू ग्रेटर देन 1 होता है, डायमैग्नेटिक का लेस देन 1 होता है। तो इसकी प्रॉपर्टी जस्ट अपोजिट होती है। जब इसका म्यू ग्रेटर देन 1 है तो आपने क्या देखा था, काई इक्वल टू म्यू माइनस 1 होगा, क्योंकि म्यू इक्वल टू 1 प्लस काई था। अब म्यू अगर 1 से बड़ा है तो काई का मान क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 है, तो इसकी काई पॉजिटिव होती है हमेशा। ठीक है, और डायमैग्नेटिक की काई जो होती है निगेटिव होती है, उसका म्यू ग्रेटर 1 से बड़ा होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़, इसको कंपेरेटिव टेबल बना के इसको याद कर लीजिए। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस में आते हैं। और ये मटेरियल जो होते हैं टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं इस प्रकार से,
इसकी सब्सेप्टिबिलिटी देखिए 1 टेम्परेचर के डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं इसका काई जो है वो बढ़ता चला जाता है। ठीक, सॉरी, टेम्परेचर बढ़ाने से काई इसका घटता जाता है। इसको क्या कहते हैं, इसको क्यूरी-वायर्स लॉ बोलते हैं। सॉरी, क्यूरी-वायर्स नहीं, क्यूरी लॉ बोलते हैं। क्यूरी-वायर्स लॉ में एक चीज़ आता है, काई इज प्रोपोर्शनल टू 1/T माइनस Tc होता है। T इज द क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। ये क्यूरी-वायर्स लॉ है, ये केवल क्यूरी लॉ है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, ये वो सब्सटेंस होते हैं जो पैरामैग्नेटिक जैसे ही होते हैं, लेकिन इनकी जो पैरामैग्नेटिक के जितने गुणधर्म हैं, जितनी क्वालिटीज़ हैं, इसमें वो कहीं ज़्यादा मात्रा में बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सटेंट तक इसमें पाया जाता है। तो दो सब्सटेंसेस विच व्हेन प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड आर स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक वीकली मैग्नेटाइज होते थे, ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दीज आर कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक और लौह चुंबकीय पदार्थ हैं। इनका एग्जाम्पल है निकल, कोबाल्ट, एल्निको एक्सेट्रा। तो सारी प्रॉपर्टी जो थी वो सब यहाँ पे भी, ये ज़्यादा मात्रा में, थोड़ा सा इनको मैग्नेटिक फील्ड लगेगा तो ये बहुत तेज़ी से अपने आप को, इनके जो एटम्स होते हैं वो अपने आप से, अपने आप जैसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो वे मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में बहुत तेज़ी से मैग्नेटाइज होना शुरू कर देते हैं, अपने आप को उसके दिशा में अलाइन करने का मतलब है संरेखित करना। ठीक है, जितने इसके एटम्स हैं, जैसे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होता है तो सभी के सभी एटम्स मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में अपने आप को संरेखित करना शुरू कर देते हैं। Properties of the ferromagnetic materials are similar to those of the paramagnetic materials, but to a greater extent, ज़्यादा मात्रा में होता है। Ferromagnetic materials are strongly magnetized by external magnetic field, hence they move from region of weak magnetic field to region of stronger magnetic field. यानी ये weak magnetic field से stronger magnetic field की तरफ मूव करते हैं। अब देखिए, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल दो प्रकार के होते हैं, एक सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, एक हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। इनको सॉफ्ट फेराइट और हार्ड फेराइट कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस तरह के जो मटेरियल हैं, ये वाले, इन मटेरियल्स को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो ये मैग्नेटाइज हो जाते हैं, और जब मैग्नेटिक फील्ड इनके ऊपर से हटा लिया जाता है या इनको मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाल लिया जाता है तो ये मटेरियल्स फिर से अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाते हैं, अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको सॉफ्ट फेराइट्स कहते हैं। हार्ड फेराइट क्या होते हैं? इन मटेरियल्स को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो ये मैग्नेटाइज हो जाते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड को हटा लेने पर वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आते हैं, ये परमानेंट के लिए चुंबक बन जाते हैं, इनके अंदर परमानेंट के लिए चुंबकीय गुण आ जाता है, तो इनको हम हार्ड फेराइट्स कहते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी मटेरियल्स की क्या होती है, इनकी भी ग्रेटर देन 1 ही होती है। ठीक है, ग्रेटर देन 1, केवल ग्रेटर देन 1 ही नहीं होती है, इतनी लार्ज होती है, 10⁻³ से 10⁻5 के रेंज में होती है। तो काई क्या होता है, काई क्या होता है, काई भी इनका क्या हो जाएगा कि बाकी मटेरियल्स की तुलना में, जैसे पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए बताया था ना, काई ग्रेटर देन, काई पॉजिटिव होता है, केवल पॉजिटिव नहीं होता यहाँ पे, काई पॉजिटिव के साथ साथ बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है इसकी। अब आता है क्यूरी टेम्परेचर। तो क्यूरी टेम्परेचर क्या चीज़ है? तो क्यूरी टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जैसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को हीट करते चले जा रहे हैं, हीट करते 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 एक स्थिति ऐसी आती है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अपनी प्रॉपर्टी को छोड़कर, यानी उसकी जो फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, कम होते होते वो पैरामैग्नेटिक फेज में चला जाता है। तो जिस ताप पर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अपने फेरोमैग्नेटिज्म को छोड़कर अनुचुंबकत्व या पैरामैग्नेटिज्म का गुण अडॉप्ट कर लेता है, या दूसरे शब्दों में ये कहें कि जब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अपनी फेज से ट्रांसफॉर्म होकर, जिस टेम्परेचर पर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से ट्रांसफर्स होकर पैरामैग्नेटिक मटेरियल में चेंज हो जाता है, उस टेम्परेचर को क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिक्रीजेज विद द राइज इन टेम्परेचर, क्योंकि आपने पढ़ा काई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/T के था पैरामैग्नेटिक में, फेरोमैग्नेटिक में देखिए Tc आता है ना, यही है क्यूरी टेम्परेचर, इसके साफ साफ आपको लिख के बताते हैं।
काई एम इज प्रोपोर्शनल टू 1/T माइनस TC, ये होगा। यही है क्यूरी टेम्परेचर, ठीक, यानी वो टेम्परेचर जिस पर काई जो है पूरी तरह से, ये अल्फा दिख रहा है आपको, जिस पर आपका काई, सॉरी इधर लिखा हुआ था काई प्रोपोर्शनल, अगर मान लीजिए क्यूरी टेम्परेचर आपका यहाँ पे 0 हो जाए तो m बराबर 1/T हो जाएगा, यानी m नहीं काई। तो उस समय आपका जो मटेरियल है वो किस में चला जाएगा, वो चला जाएगा पैरामैग्नेटिक में, ठीक है, वो पैरामैग्नेटिक सिचुएशन में चला जाएगा। क्यूरी टेम्परेचर फॉर आयरन इज 1043 K। अब देखिए इसमें थोड़ा बहुत चार्ट बना हुआ है, आप इसको समराइज कर सकते हैं इस चार्ट से। देखिए चार्ट में दिया हुआ ये सारी चीज़ें, ये आप ध्यान ले लीजिएगा इस चार्ट से। अब बात करते हैं एटॉमिक मॉडल की। तो एटॉमिक मॉडल में आप जानते हैं कि एटॉमिक मॉडल क्या होता है। एटॉमिक आपने जानते हैं कोई भी एटम होता है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन सॉरी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अपने अपने सेल्स में अपने अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये इस पर चक्कर लगाएगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, जब अपने कक्षा में चक्कर लगाता है, अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, तो इसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन, ठीक है। रिवॉल्यूशन हिंदी में बोलते हैं परिक्रमण, हाँ इसको परिक्रमण कहते हैं। तो रिवॉल्यूशन और रोटेशन इंग्लिश में तो एकदम क्लियर समझ में आता है, लेकिन अगर अभी हिंदी मीडियम के बच्चों से हम पूछेंगे, बच्चों बता दो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन परिक्रमण एंड परिभ्रमण, तो 90% बच्चे नहीं बता पाएंगे। है किसी को पता परिक्रमण और परिभ्रमण में क्या अंतर है? किसी को पता हो तो बता। नहीं मैम परिक्रमण मतलब उसके चारों ओर से मैम। परिभ्रमण परिक्रमण मतलब मैम चारों ओर घूमना, और परिभ्रमण मतलब एक ही ध्रुव, एक ही स्थान पे ऐसे। बोले हाँ ठीक है, सुन समझ गए। तो इनमें से कुछ बच्चों को ही पता है ना, हमने कहा ना 90% बच्चों को पता होगा। देखिए नाम से क्लियर है, परिक्रमा आप जानते हैं क्या होता है, किसी चीज़ के चारों ओर घूमना, दैट इज परिक्रमा, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिवॉल्यूशन। और परिभ्रमण रोटेशन होता है, रोटेशन आप जानते हैं चक्कर लगाना, तो किसी चीज़ का चक्कर नहीं लगाना, अपनी ही दूरी के, अपनी ही एक्सिस के चारों तरफ घूमना, दैट इज रोटेशन या परिभ्रमण। और किसी दूसरी एक्सिस के चारों तरफ चक्कर लगाना, दैट इज रिवॉल्यूशन या परिक्रमण, ओके। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन भी यही करता है, इलेक्ट्रॉन भी जो होता है करता है, एक तो ये इस ऑर्बिट के चारों तरफ भी चक्कर लगाता है, दूसरा इसकी जो अपनी खुद की एक्सिस होती है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है इसकी खुद की एक्सिस है, तो ये अपनी एक्सिस के चारों तरफ भी ऐसे चक्कर लगाता है। तो ये जो आपको बता रहा है ये चीज़, ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, ये इसको बता रहा है, बाकी ये भी रहेगा, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन की ये जो प्रॉपर्टी है कि अपनी एक्सिस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन का घूमना, इसको कहते हैं स्पिन मोशन, ठीक। इलेक्ट्रॉन का अपनी ही एक्सिस के चारों तरफ रोटेट करना इज कॉल्ड द स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन की स्पिन की वजह से क्या होता है, इसमें स्पिन मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, स्पिन मूवमेंट, ठीक है। डाइपोल मूवमेंट अपनी जगह पे है, स्पिन मूवमेंट अपनी जगह पे है, ठीक। स्पिन मूवमेंट का मतलब क्या है, आप जानते हैं कि किसी भी ऑर्बिट में अगर दो इलेक्ट्रॉन है, माइक म्यूट करिए, माइक म्यूट करिए, दो इलेक्ट्रॉन है तो एक की स्पिन अप होती है, एक की स्पिन डाउन होती है, ये पता है सबको? यस मैम। तो ये अपोजिट होने की वजह से ये क्या करते हैं, जब दोनों अपोजिट हैं तो क्या बात, जैसे एक फोर्स का मूवमेंट क्या होता है, मूवमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क, आपको पता है। मूवमेंट ऑफ फोर्स के लिए बल आघूर्ण जो होता है वो क्या होता है,
एक लाइन है, एक फोर्स ऊपर लगा, एक फोर्स नीचे लगा है, तो ये क्या करता है, इसको रोटेट करने की कोशिश करता है, तो ये मूवमेंट ऑफ फोर्स हो जाता है। ये फोर्स की वजह से इसलिए मूवमेंट ऑफ फोर्स कहलाता है। ये स्पिन की वजह से होगा, इसलिए ये मूवमेंट ऑफ स्पिन कहलाएगा। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट ऑफ स्पिन होता है, यही सबसे बड़ा कलाकार है जो किसी मटेरियल को मैग्नेटिक या नॉन मैग्नेटिक बताता है। ठीक है, तो यही जो इसका स्पिन मोशन है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी एनी ऑफ द मटेरियल दैट इज पजेस मैग्नेटिज्म और नॉट। ठीक, तो यहाँ कहीं लिखा होगा, आप पढ़ लीजिएगा, जिसकी हिंदी किताब है उसकी हिंदी में भी लिखा होगा यही बात है। तो ये यही पूरी बातें लिखी है जो हमने आपको बताया है कि ये अपने साथ साथ, अब चूंकि इलेक्ट्रॉन इधर चक्कर भी लगा रहा है, माइक मूव करो बच्चों, चक्कर लगाने के बाद क्या होता है आप जानते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो करंट भी बहती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर हमारा इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है तो करंट किधर बहेगी, करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में इधर से इधर बहेगी। ठीक है, अगर रेड, इसका माइक ऑन है भाई, बंद करो, मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा। रोहन वर्मा। ठीक, रेड कलर का, जो रेड कलर है ना, ये बता रहा है इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन। माइक म्यूट कराइए, आवाज आ रही है। किसका माइक ऑन है? ऑल म्यूट कर दीजिए। ऑल म्यूट करने में कभी आपको रिस्पॉन्स लेना होता है तो पता चलता है, फिर से स्लाइड बंद करो फिर खोलो तब करो। हम जब पढ़ा लेंगी तब ना रिस्पॉन्स लेंगी, तब तक बंद कर दीजिए। कभी कभी बच्चे बीच में बोलते हैं ना, कभी कभी हम भी पूछते हैं ना कि समझ में आया तो तब जरूरी हो जाता है। सब लोग, आप लोग कितने सिंसियर खुद ही हैं, कक्षा 2 के बच्चे तो हैं नहीं। जब जरूरत हो तो माइक ऑन कर दीजिए, अदरवाइज बंद कर दीजिए। चलिए, रेड कलर क्या बता रहा था, ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बता रहे हैं, में चलेगा करंट उसके अपोजिट क्या हो जाएगा, करंट का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, यानी आई ये आपकी इधर हो गई। ठीक, यही चीज यहीं कहीं लिखा होगा कि current carrying loop has all properties of a magnetic dipole, hence one thing remains common in all these phenomena, the motion of electron। अब देखिए करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, देखिए अगर तार होती है इसके चारों तरफ कोई पॉइंट पर निकालना होता है तो इसको करंट कैरिंग कंडक्टर बोलते हैं ना, निकालते हैं। तो अभी हमने उसको पढ़ाया नहीं है तो उसको भी ध्यान मत दीजिए, बस सिंपली आप इस बात को ध्यान दीजिए यहाँ पर कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन जिधर चक्कर लगाएगा उसके अपोजिट दिशा में करंट बहेगी और इलेक्ट्रॉन भी घूमता है, इसलिए उसके अपनी एक्सिस के चारों तरफ घूमने की वजह से एक स्पिन मोशन प्रोड्यूस हो, और इसका जो v बता रहा है वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन जो ऑर्बिट है उसका टेंजेंट की दिशा में होगा। ठीक, v इज ऑर्बिटल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल स्पीड आपका कक्षीय चाल है। r क्या है, ऑर्बिट की रेडियस है, न्यूक्लियस से लेकर यहाँ तक जो रेडियस है वो r हो गई। टी टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है, यानी एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है वो t है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इसके बहुत डिटेल में नहीं है, इसका फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, लेकिन छोटा सा ही हम आपको बता दे रहे हैं। यहाँ से आप जानते 4 बराबर दूरी बटे समय, यहाँ नाभिक है और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड जो है टेंजेंट डायरेक्शन में v इधर होगी, तो v बराबर दूरी कितना हो जाएगा, इसकी r रेडियस है तो इस पूरी सर्कमफेरेंस परिधि का मान हो जाएगा 2πr, टाइम पीरियड t है, इतना हो गया। ठीक, फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1/t होता है, जिसका उल्टा हो गया। करंट क्या होता है I = होता है E/t होगा, करंट बराबर क्या होता है Q/t होता है, यहाँ पर t इज टाइम पीरियड, तो 1/t को आप f लिख दिए हैं, तो E × f, f का मान यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, तो I बराबर आ गया EV/2πr। अब यहाँ से निकालना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकाल, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का जो इक्वेशन होता है m = I × a, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का इक्वेशन फॉर्मूला होता है, इसको याद कर लीजिए।
जब इसके पहले जब हम आपको मैग्नेटिक स्ट्रेस बाद में पढ़ाएंगे तो वहाँ पर ये कैसे आया वो वहाँ बता देंगे। तो M इक्वल टू आई ए ये मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है। ठीक, आई का मान उठा के यहाँ से यहाँ रख दिया, आई का मान मिल गया। एरिया कितना होगा, ये सर्किल है, सर्किल का एरिया आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है, उसको रख दिया, सॉल्व करेंगे इतना आ गया M इक्वल टू ई बी आर अपॉन 2। तो अब क्या निकालना है हमें, एम से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक, ई वी आर अपॉन 2 था, इसमें ऊपर नीचे एम से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, इसको टर्म्स को रीअरेंज करेंगे। कैसे रीअरेंज किया, ई को बाहर ले लिया, एम वी आर को एक साथ लिख लिया और नीचे 2m अपना पड़ा रहा। अब एम वी आर क्या होता है, आपने संवेग पढ़ा होगा, मोमेंटम पढ़ा। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है वेग के मास और वेग का गुणनफल होता है। ये होता है। ठीक, एंगुलर मोमेंटम जे कितना होता है, P इंटू आर होता है स्केलर में। ठीक है, वेक्टर में P क्रॉस आर होता है, तो स्केलर में P इंटू आर होता है। एम वी को आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एम वी आर आएगा, एम ई वी आर तो इलेक्ट्रॉन के लिए इसलिए एम ई लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जे की जगह पे एल यूज किया है, क्योंकि हम एटम की बात कर रहे हैं ना, एटम। तो एटम के टर्म्स में जब एटॉमिक मॉडल की बात करते हैं तो वहाँ पे जहाँ कहीं भी एंगुलर मोमेंटम की बात आती है तो एल यूज करते हैं। तो एल यूज किया गया है, तो यहाँ से एम का मान आ गया ई अपॉन 2m इंटू एल। अब बोर का जो फॉर्मूला था एजम्पशन, बोर क्या कहते थे, इलेक्ट्रॉन्स उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जहाँ पे उनका एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। हाँ, पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, तो बोर के नियम से आपका एल का मान कितना हो जाएगा, NH अपॉन 2 पाई हो जाएगा। इसको यहाँ रख देंगे, एल बराबर NH अपॉन 2 पाई, तो एम का मान इतना आ जाएगा। ठीक, इस इक्वेशन को याद कर लीजिएगा, क्योंकि छोटे मोटे न्यूमेरिकल या किसी भी जगह पे। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे एक चीज़ आती है, कहीं कहीं पे आपने देखा एच कट क्या होता है, एच इक्वल टू होता है एच अपॉन 2 पाई, एच अपॉन 2 पाई को एच कट लिखा रहता है। तो यहाँ से अगर इसको एच कट के टर्म्स में लिखेंगे तो एच और यहाँ से 2 पाई ले लेंगे तो एम का मान कितना आ जाएगा, एम का मान आ जाएगा ई एच क्रॉस अपॉन 2m ई इंटू एम, यही आएगा, आएगा कि नहीं, कुछ गलत हो रहा हो तो बता दीजिएगा। और इतनी वैल्यू को क्या बोलते हैं, ई एच क्रॉस अपॉन 2m, इसको याद कर लीजिएगा। इसको बोलते हैं बोर मैग्नेटॉन, बोर मैग्नेटॉन। इसकी हिंदी नहीं बता पाएंगे आपको हम, हिंदी वही है, इसको याद कर लीजिए, ई एच क्रॉस अपॉन 2 में याद कर लीजिए। कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में आता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बोर मैग्नेटॉन, बोर मैग्नेटॉन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आ जाएगा आपका ई एच अपॉन 2m, ई एच अपॉन एम, ई एच क्रॉस अपॉन 2m। तो इस तरह का डिफरेंट डिफरेंट रहेगा, या ई एच अपॉन 2 पाई एम लिखा है तो सही है। तो इसको याद कर लीजिए कि बोर मैग्नेटॉन का फॉर्मूला क्या होता है, तो ई एच क्रॉस अपॉन 2m जो होता है वो बोर मैग्नेटॉन होता है। ठीक है, आप नोट कर लीजिए, यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रहा है कि लिखा हुआ है बुक में। ठीक, हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। ओके, अब देखिए, अब हम आपको बताएंगे कि क्यों डायमैग्नेटिक मटेरियल जो होता है अपोजिट बिहेव करता है। ठीक, तो जल्दी से आते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल में। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी इसकी होती है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं वो पेयर्स में पाए जाते हैं। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को आपको याद करने की जरूरत नहीं, कौन मटेरियल डायमैग्नेटिक होगा, कौन मटेरियल पैरामैग्नेटिक होगा। अब जो आपको हम बताने वाले हैं, आप किसी भी मटेरियल का मतलब 90% ये बात सही होती है, हर जगह एक्सेप्शंस होते हैं, उसकी बात आप छोड़िए, जो एक्सेप्शंस है उसको आप याद कर लीजिएगा। और जो एक्सेप्शंस नहीं है वो इस नियम के आधार पर निकलेगा कि जिन मटेरियल्स के आउटर ऑर्बिट में, आउटर सेल में पेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी जितने इलेक्ट्रॉन्स जोड़े में होते हैं वो डायमैग्नेटिक होते हैं।
और जिन मटेरियल्स के आउटर ऑर्बिट में नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी मान लो 7 इलेक्ट्रॉन है तो 2-2 का पेयर बन जाएगा, एक अकेला रह जाएगा। 5 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें 2 का पेयर बन जाएगा, एक अकेला रख जाएगा, यानी ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है तो वो सारे क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं। पैरामैग्नेटिक में क्या होते हैं, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये होता है कि जब इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मान लिया कि हम 2 को लेकर शुरू करते हैं, ठीक है, ये है 1 इलेक्ट्रॉन इधर है, 1 इलेक्ट्रॉन इधर है, एक की स्पिन अप है, एक की स्पिन डाउन है। तो आप ये बताइए, जब इवन नंबर है, एक की स्पिन अप है, एक की स्पिन डाउन है, मैग्नेटिक फील्ड में हम रखेंगे भी, और मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन मैग्नेटाइज होना का कारण क्या है, कारण ये है कि इनका जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट है, नेट स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट, वो कितना होगा, 0 हो जाएगा। सेम वैल्यू ऊपर है, सेम वैल्यू नीचे है, तो ओवरऑल देखेंगे तो कितना होगा, एवरेज होकर 0 हो जाएगा ना। और जब इसमें कुछ मैग्नेटाइजेशन है ही नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड में रख के कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होगी तब तो वो इसके डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा, जब इसके पास है ही नहीं तो क्यों मैग्नेटाइज होगा, ठीक है। इस वजह से ये मैग्नेटाइज नहीं होता, उसके अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है, क्योंकि इसका ओवरऑल नेट स्पिन मैग्नेटाइजेशन, स्पिन मूवमेंट जो होता है इन मटेरियल्स में 0 होते हैं। और इनको जब उसमें रखा भी जाता है मैग्नेटिक फील्ड में तो स्पिन मूवमेंट 0 होने की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मैग्नेटाइज नहीं हो पाते। इस पूरे में यही लिखा है कहीं ना कहीं भी, ठीक है। अब बात करते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल की। पैरामैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है, इसको आप समझिए विद पिक्चर। इसमें क्या होता है, कहीं लिखा होगा, इसमें पता नहीं कहाँ लिखा नहीं, हम पढ़ने नहीं जा रहे हैं, बस ये जान लीजिए कि इसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर ऑर्बिट में। ऑड होने की वजह से क्या होता है, एक छोटा से छोटा एटम भी आप कंसिडर करेंगे तो उसमें क्या होगा, उसका अपने आप कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशन रहेगा, उसमें स्पिन कुछ ना कुछ प्रेजेंट रहेगी। और आपको बताया कि किसी भी मटेरियल के मैग्नेटाइजेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो क्या है, उसके इलेक्ट्रॉन का स्पिन। तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन से 2 ने पेयर बना लिया तो 2 की स्पिन तो कैंसिल हो गई, लेकिन एक अकेला जो बचा उसकी स्पिन किसी के साथ कैंसिल नहीं होगी, वो अपना बचा रह जाएगा। तो ये जो छोटा सा बता रहा है, चल उधर चलते हैं। म्यूट करो, म्यूट करो, मत जा, म्यूट करो, म्यूट करिए भैया। कौन है, नीलम गुप्ता है मैम। नीलम गुप्ता, अपना म्यूट माइक म्यूट कराइए, करिए, आवाज कर दी। चलिए, जैसे मान लो एक एटम रहा होगा, उसका स्पिन बचा था, उसका स्पिन इस डायरेक्शन में, दूसरा एटम था उसका स्पिन इस डायरेक्शन में। ये सब क्या बता रही है, सब छोटे छोटे एटम्स को बता रहा है, ये सारे एटम्स की स्पिन अपनी अलग अलग डायरेक्शन में है, ठीक। तो जब इनको किसी मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखते हैं तो सब क्या है, रैंडमली ओरिएंटेड है। रैंडमली मतलब यानी इनका डायरेक्शन अनियमित है। तो जब इनके ऊपर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं होगा तो रैंडम ओरिएंटेशन है, तो इनका नेट स्पिन 0 हो जाएगा। एक अकेले का स्पिन है लेकिन ओवरऑल पूरे का स्पिन कितना होगा, इतने पूरे का नेट स्पिन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मान लो स्पिन को हम एस से कह रहे हैं तो एस बराबर ओवरऑल 0 होगा, अलग अलग तो होगा, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन है, इनको हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जिसका डायरेक्शन इधर से इधर था, तो अभी जितने स्पिन से ये क्या करेंगे, इन सबकी स्पिन, जब देखिए एक सिंपल सी टेंडेंसी होती है, अगर किसी के अंदर किसी भी काम को, जैसे मान लो सपोज कर लो किसी को पढ़ाई में इंटरेस्ट है, ठीक है, और उसको कोई अपने से ज़्यादा नॉलेज वाला इंसान मिलता है तो उसको वो क्या होता है, हमेशा उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी या नेचुरल टेंडेंसी है, इस बात से एग्री करते हैं ना आप। जिसके अंदर जो प्रॉपर्टी होती है हमेशा वो उसी से बात करना चाहता है जो उसी के टाइप का हो। कभी भी जो अपोजिट नेचर वाले लोग आपस में एक साथ बैठे नहीं मिलेंगे, बैठे मिलेंगे तो हमेशा लड़ाई करते हुए मिलेंगे, ठीक है। तो कभी भी आप नई जगह पे जाते हैं, आप खुद अपने ही ऊपर देख लीजिए, कभी आप नई जगह पे जाते हैं तो आप फ्रेंड कैसे बनते हैं, एकदम अननोन जगह पे चले गए तो जब आप 4 लोगों से बात करते हैं तो जो आपको अपने जैसा लगता है तो धीरे धीरे आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, फिर आपकी दोस्ती बढ़ने लगती है। तो ये स्पिन्स का भी कहानी है,
कि जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया और मैग्नेटिक फील्ड की दिशा इधर है, ये सभी लोग स्पिन ही हैं, तो इनको लगता है कि हम इसके साथ क्यों ना हो लें, क्योंकि ये हमसे कहीं ज़्यादा दमदार है, इसके साथ रहेंगे तो हो सकता है कि हमारी भी स्ट्रेंथ कुछ और बढ़ जाए। तो ये सोचते हुए ये सब का सब जो इधर घूमा था ये ऐसे घूमते हुए सीधा होने लगेगा, जो अपोजिट था वो 180 डिग्री से होने लगेगा। तो एक स्थिति ऐसी आती है कि ये पूरे के पूरे ओरिएंट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये पूरा जो होता है बहुत स्मॉल अमाउंट में होता है, क्योंकि ये जो होते हैं ये जिनका बी बराबर 0 होने पे क्या था, ये ऑटोमेटिक मैग्नेटाइज नहीं था, 0 मैग्नेटाइजेशन पर था, ठीक है। और स्पिन जो है इनकी स्पिन स्ट्रेंथ बहुत ही थोड़े मात्रा में है, तो इस वजह से इनका मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर बहुत ही थोड़ी मात्रा में होता है। यही पूरा सिस्टम जो होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए भी होता है, लेकिन उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग बिहेवियर होता है। कारण क्या होता है, चलिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को समझते हैं। अब जो बच्चा आप पूछ रहे थे क्यों ऐसा होता है, समझ में आ गया कि क्यों डायमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर अपोजिट दिशा में भागते हैं और क्यों पैरामैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में ही भागते हैं। तो उसका रीजन अभी अभी हमने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक। अब देखिए एटम्स ऑफ फेरोमैग्नेटिक इसमें जो भी लिखा है इतना डिटेल आपको पढ़ के नहीं बताएंगे, हम आपको समझा दे रहे हैं, फिर आप अपने बुक में पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की क्या प्रॉपर्टी होती है, जैसे मान लीजिए ये एक मटेरियल है, तो ये आपको 4 पार्ट दिखाई दे रहा है, ये 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 दिखाई दे रहा है, और सबकी अपनी अपनी स्पिन दिखाई दे रही है, ठीक है। इसमें देख रहे हैं सारी स्पिन ऊपर की तरफ है, इसमें ऐसे है, लेकिन ये स्पिन में देखिए छोटा मोटा, एक बड़ा है एक छोटा है, इससे ऐसे है, तो इनकी अपनी कुछ नेट स्पिन बचेगी, इनकी अपनी कुछ नेट स्पिन बचेगी, इसकी भी बचेगी, इसकी बचेगी। लेकिन आप पूरे मटेरियल कंसीडर करेंगे, यहाँ से यहाँ तक होल मटेरियल कंसीडर करेंगे, तो चूंकि सबकी दिशा अलग अलग है, अगर इसमें मान लो इसका नेट स्पिन इतना सा आ रहा है, तो इतना ही सेम स्पिन इसका नीचे इधर रहेगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो लेफ्ट एंड राइट का कैंसिल हो जाएगा, राइट एंड अप एंड डाउन का कैंसिल हो जाएगा। तो ऑन एवरेज देखा जाए तो रूम टेम्परेचर पर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मतलब कोई लोहा भी जो होता है वो चुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है, क्योंकि उसका नेट स्पिन जो होता है वो 0 ही होता है। लेकिन एक डोमेन का देखिए, तो एक इसको डोमेन बोलते हैं, ठीक है। इनका जो डोमेन किसे कहते हैं पहले आप समझ लीजिए। डोमेन वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में डोमेन क्षेत्र होता है, वो एरिया होता है जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट एटम्स का स्पिन सब एक डायरेक्शन में होता है। तो एक डायरेक्शन वाले एटम्स के इसका जो क्षेत्र बन जाता है वो एक डोमेन होता है। दूसरे डोमेन में डिफरेंट डिफरेंट एटम्स होंगे, लेकिन सबकी स्पिन सेम होगी एक ही डायरेक्शन में। सब्स्टिट्यूट अलग अलग हो सकता है, स्पिन किसी का ज़्यादा किसी का कम हो सकता है, लेकिन सबकी दिशा वही होगी, सबका डायरेक्शन वही होगा, ठीक है। तो इसको छोटा करके आपको बताती हूँ। अब ये समझिए, ये आपका मान लीजिए मटेरियल है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, जरूरी नहीं कि जैसा आपकी बुक में बना है वैसा ही डोमेन रहे, ये आपके डोमेन्स हैं, ठीक है। इस डोमेन में जितने भी स्पिन्स रहेंगे सब एक दिशा में रहेंगे, ठीक है। मान लीजिए इसमें नीचे है सब, जब पेंसिल से बनाएंगे तो बहुत, इसमें सब ऊपर है, इस तरह तिरछा ऊपर है सब, इसमें लेफ्ट में है सब अपोजिट, इसमें कहीं इस डायरेक्शन में है, ऐसे है, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ गए कि कोई भी एक स्पिन ये पूरा डोमेन कहलाता है, ये पूरा एक डोमेन है, ये वाला दूसरा डोमेन होगा, ये अलग डोमेन होगा, ठीक है। तो ये सब अलग अलग क्षेत्र बन जाते हैं। इन सारे क्षेत्र की अपनी अपनी जो प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी होती है कि ऑल द डोमेन्स हैव different amount of spins for different atoms but all spins have same direction। जितने भी डोमेन्स हैं उसमें जितने भी एटम्स हैं सबकी स्पिन का परिमाण अलग अलग हो सकता है, लेकिन सबकी स्पिन का दिशा एक होगी, ठीक है। तो ओवरऑल इनकी स्पिन का एक पर्टिकुलर स्पेशल डायरेक्शन हो जाएगा। ओवरऑल इस डोमेन का किसी एक दिशा में
स्पेशलाइजेशन हो जाएगा स्पिन का। ठीक है, यहाँ पर 4 ही दिखाया है। ये चीज़ क्लियर आपको समझ में आई जो हमने लेफ्ट में ये फिगर बनाया है। अब सपोज कर लीजिए कि एक बात और आपको बता दें, इस पूरे क्षेत्र को रेज हो गया, ये पूरा क्षेत्र आपका डोमेन कहलाता है। ठीक है, ये हो गया एक डोमेन, और ये एक डोमेन से दूसरे डोमेन को अलग करने वाला जो बाउंड्री होती है, हिंदी में डोमेन परिसीमन कहते हैं, और बाकी इंग्लिश तो अपने आप सभी जानते हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको डोमेन बाउंड्रीज कहते हैं। ठीक है, ये डोमेन बाउंड्री कहलाएगा, और ये पूरा जो भरा हुआ एरिया है ये डोमेन कहलाएगा। क्लियर? तो इस बात को ध्यान रखिए। अब चलिए जल्दी से फटाक से आपको बताते हैं क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड लगाने के बाद। मैग्नेटिक फील्ड लगाने से अब क्या होगा, मान लिया कि मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में है, तो जिस डोमेन का स्पिन मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में होगा उस डोमेन की साइज बढ़ने लगेगी, क्योंकि स्पिन तो ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में है, तो उसको ओरिएंट होना नहीं है, उसको घूमना है नहीं, तो उसके ऊपर भी तो कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव पड़ेगा। तो उसका प्रभाव ये पड़ता है कि उसका डोमेन एरिया या डोमेन साइज बढ़ने लगती है। तो मटेरियल तो ओवरऑल इतना ही बड़ा है, और इसके अगर डोमेन साइज बढ़ जाएगी तो क्या होगा, रिजल्ट ये होगा कि एक की डोमेन साइज बढ़ेगी, अगर ये बढ़ने लगे तो मान लो ये बड़ा होकर यहाँ तक आ गया, जब ये बड़ा होकर यहाँ तक आ गया तो दूसरे डोमेन्स क्या होते हैं, ऐसा बन जाएगा, दूसरे डोमेन्स की साइज घटने लगेगी। ठीक, पहला क्या होता है, इसमें 2 इफेक्ट होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लगाने के बाद सबसे पहला काम होता है कि जिस डोमेन का स्पिन मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में है उस डोमेन की साइज बढ़ने लगती है। इसका रिजल्ट ये होता है कि जिस डोमेन की स्पिन मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में नहीं है उनकी डोमेन साइज घटने लगती है। ठीक, अब उन डोमेन्स का क्या होगा जिनकी स्पिन मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में नहीं है, तो वो डोमेन्स क्या करते हैं, उन डोमेन्स का स्पिन पहले क्या करता है, रोटेट होना शुरू हो जाएगा, ओरिएंट होना शुरू हो जाएगा। किस दिशा में, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में। ठीक है, जैसे इसकी स्पिन ऊपर है, इसकी स्पिन ऊपर है, तो ये क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा ये है, तो ये ओरिएंट होके घूमना चाहेगा, यानी पहले ऐसे था, धीरे धीरे घूमेगा, इकट्ठा नहीं, धीरे धीरे घूमते घूमते ऐसे हो जाएगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो पहले ये रोटेट करेगा, ओरिएंट करेगा। ठीक, और जब इसकी दिशा मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में हो जाएगी तो इसकी डोमेन साइज भी बढ़ने लगेगी। ओके, तो पूरा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का यही केस होता है कि जैसे इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो जिन डोमेन्स की स्पिन मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में होती है उनकी साइज बढ़ने लगती है, और जिन डोमेन्स की स्पिन मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में नहीं होती है उनके स्पिन्स ट्राई करते हैं कि वो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में अलाइन हो जाए। ठीक, जो थोड़ा सा एंगल बना रहा होगा वो जल्दी ओरिएंट हो जाएगा, जो 180 डिग्री अपोजिट दिशा में होगा उसको ओरिएंट होने में और समय लगेगा। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस होने में कुछ समय लगता है, और जब पूरे के पूरे डाइपोल्स या पूरी की पूरी स्पिन्स ओरिएंट हो जाती है तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पूरी तरह से मैग्नेटाइज हो चुका होता है, उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग मात्रा में चुंबक का गुण आ जाता है। ठीक है, और यही प्रोसेस में जब मैग्नेटिक फील्ड को हटा लेते हैं तो जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वापस से अपने अवस्था में आ जाएंगे वो सॉफ्ट कहलाएंगे, और जो नहीं आ पाएंगे वो हार्ड कहलाएंगे। ठीक है, आप इसको पढ़िएगा, देखिए इसमें देखिए, आप इसको देखिए, ये है सेम मैग्नेटिक फील्ड ऊपर था, इसकी साइज बढ़ने लगी और इनकी साइज घट गई, फिर धीरे धीरे ये घूमते हुए इधर घुमा फिर सीधा हो गया इधर, अब इसकी दिशा भी इधर हो गई, इसकी दिशा भी इधर हो गई, इसकी दिशा भी इधर हो गई, और जब ओरिएंट हो गए तो ये इसकी डोमेन साइज फिर से बढ़ने लगेगी क्योंकि इसका भी दिशा इधर हो गया है। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी सब लोग अपनी वापस अवस्था में आ जाएंगे और डोमेन की साइज भी वही हो जाएगी। ठीक, तो ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का कॉन्सेप्ट हो गया। अब आपको बता दें हिस्टैरिसीस लूप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिए आज ही। चलिए हम इसको नहीं पढ़ रहे हैं क्या लिखा हुआ है, हम आपको ऐसे समझा दे रहे हैं। सब लोग अटेंडेंस देने के बाद लेफ्ट करने लगते, मुझे पता है।
अब हम व्हाइट बोर्ड ले रहे हैं। हाँ, इसको हटा दे रहे हैं। ठीक है, दिख रहा है। अब यहाँ पे देखिए हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ आपको क्या बनाना है, इधर मैग्नेटाइज सॉरी इधर एम रखेंगे या आई रखिए, एक ही बात है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे बी रखिए या एच रखिए, एक ही बात है। ठीक, सबसे पहले जब बी 0 था, यानी किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तब क्या होगा, तब एकदम स्टार्टिंग में इसके जो डोमेन्स थे, इसके अंदर के जो स्पिन्स हैं वो रैंडमली ओरिएंटेड है। ठीक है, इनकी अपनी क्या, हम सारे स्पिन्स नहीं बना रहे, खाली एक एक बना रहे हैं हर डोमेन में। ठीक है, क्योंकि बनाने में दिक्कत है। मैम दो इमेज। 2 इमेज आ रही है। यस मैम। अच्छा, फिर से डबल पेन चल रहा है मैम आपका। मैम जब पेन आपका ना डबल चल रहा है। अच्छा बताओ अब कैसा चल रहा है, अब कैसा चल रहा है, डबल अब सही चल रहा है, अभी भी डबल है। नहीं मैम नहीं मैं डबल एक ब्लैक चल रहा है और एक ब्लू, एक ग्रीन। अब पर भी डबल है। डबल एक ब्लैक है, ग्रीन है। मैम आवाज भी डबल हो गई। एक लोग बोलो यार, क्यों सब लोग बोल रहे हो साथ में। वासु बोलो। सुन लिया देखिए, अब क्या लग रहा है, अभी भी लग रहा है डबल। यस मैम। जी मैम। अच्छा, जब हम पीडीएफ में लिख रहे थे तब एक ही दिखता था, तब 2 दिख रहा था। इसमें भी डबल था, इसमें भी था मैम। शुरू से ही डबल दिख रहा है। दोनों में डबल आज ही दिख रहा है कि रोज दिखता है? आज ही दिख रहा है। रोज नहीं, रोज दिखता है रोज। रोज मैम दिखता है। आज ही दिख रहा। तो आज ही बता रहे हैं आप लोग, रोज तो बताए नहीं थे। मैं अभी दिखने लगा, वैसे सही था। वैसे सही था। अब देखो, अच्छा अब ठीक है, डबल अभी भी डबल है। 1 मिनट आप लोग जाइएगा नहीं। ओके मैम। अब बताइए। ठीक है, अब ठीक दिख रहा सही है? है। यस मैम सही है। जी मैम सही है। चलिए, अच्छा देखिए, अब ध्यान दीजिएगा फटाफट। ये देखिए, एक्स एक्सिस पे हमने बी डबल हो गया फिर से। डबल हो गया। कलर चेंज करने से हो रहा है क्या? ब्लैक लिया कलर चेंज कर, अब क्या आप सही है, ब्लैक से कर रहे हैं, देखो। यस मैम सही है। यस मैम सही है। सही है। चलो ब्लैक से ही करते हैं। इधर बी है या एच, कुछ भी रखिए आप, और इधर वाई पे एम रखिए चाहे आई रखिए, कुछ भी रखिए। ठीक है, बता दे रहे हैं, हो सकता है अभी हमें इरेज करना पड़ेगा तो इरेज कर देंगे। अब आप पहले बात करिए, जब b = 0 है तब ये जितना भी डोमेन्स है आपका, एक ऊपर एक इधर जितने स्पिन है सब अपोजिट। आवाज आ रही है, माइक म्यूट कराइए। भूषण पांडे नहीं आ रही है, अब करने तो तुम लोग इधर उधर कंसंट्रेट करो, परेशान नहीं करो। तो ये पहला केस है जब आपका बी 0 है। ठीक है, सभी रैंडमली ओरिएंटेड है, इस समय इस पर कोई भी मैग्नेटाइजेशन नहीं होगा, m = 0 होगा। ठीक, यहाँ पर m 0 होगा तो यहाँ से स्टार्ट करेगा। शुरुआत में जैसे जैसे बी का मान आप धीरे धीरे बढ़ाएंगे, आप बी का मान धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, तब क्या होगा, दूसरा कंडीशन क्या होगा, बी का मान धीरे धीरे बढ़ाने पर सबसे पहले बताया क्या होता है, जिन डोमेन्स की स्पिन
मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में होगी, उनकी डोमेन साइज बढ़ने लगेगी। ठीक है, तो शुरुआत में इफेक्ट धीरे धीरे होगा और वैल्यू नहीं बढ़ेगी, धीरे धीरे करके बढ़ेगा और रिजल्ट क्या होगा, धीरे धीरे जैसे जैसे बी बढ़ाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटाइजेशन धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा। ठीक, शुरुआत में धीरे धीरे जीरो होते हुए धीरे धीरे बढ़ेगा, यहाँ तक आ गया, बी बढ़ाते चले जा रहे हैं, बी बढ़ाते चले जा रहे हैं, बढ़ाते बढ़ाते एक कंडीशन ऐसी आएगी कि सारे के सारे जितने भी डोमेन्स हैं उनकी जो स्पिन्स हैं, ये स्पिन्स रोटेट करना भी शुरू हो जाएंगे हम। पहले था वो लिखा तो है, 3 4 लिखा है ना। अच्छा, मैडम को देना है। हेलो, चलिए। यस मैम। देखिए, बस तुम बहुत शॉर्टकट में धीरे से बताएंगे, आप इसको ध्यान से सुनिए। बी जीरो है तो मैग्नेटाइजेशन जीरो रहेगा। ठीक है, और जैसे ही हम बी बढ़ाते जाएंगे धीरे धीरे, पहले डोमेन इंक्रीज करेगा, डोमेन इंक्रीज करेगा तो बी का मान धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि अभी प्रोसेस बहुत तेजी से नहीं चल रहा है। फिर धीरे धीरे क्या, बी का मान बढ़ाते जाएंगे तो फिर धीरे धीरे क्या होगा, डोमेन साइज बढ़ने के साथ साथ जो जिन डोमेन्स की स्पिन मैग्नेटिक फील्ड के इधर उधर थी वो सब रोटेट करना भी शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और ये प्रक्रिया जब तेजी से होने लगेगी तो इसके बाद ये बढ़ने लगेगा, तेजी से बढ़ेगा, तेजी से बढ़ते बढ़ते एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि सैचुरेशन मिल जाएगा। सैचुरेशन का मतलब संतृप्त हो जाएगा। संतृप्त का मतलब सारे के सारे डोमेन्स जो हैं, मतलब मान लीजिए डोमेन था हमारा, सारे डोमेन्स मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में अलाइन हो चुके हैं। ठीक है, सारे डोमेन्स मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में अलाइन हो गए। जब ऐसा हो जाएगा तो सैचुरेशन मिल जाएगा, संतृप्त मिल जाएगा। ठीक, तो ये हो गया वो कंडीशन जिस समय सारे डोमेन्स एक दिशा में अलाइन हो चुके हैं। फिर उसके बाद बी का मान कितना भी बढ़ाते जाएं आगे हम, एम का मान नहीं बढ़ेगा, तो ये सैचुरेट हो गया। ये तो हो गया एक कंडीशन जब बी को आप इंक्रीज करते जा रहे हैं। ठीक है, उसको मैं अच्छे से बना दे थोड़ा, एक बार में ये गया। ठीक है, तो ये आपका एक बार में हो गया। यहाँ से यहाँ तक वो केस था जब आपका डोमेन साइज इंक्रीज कर रही थी। यहाँ से यहाँ तक वो केस है जब डोमेन साइज इंक्रीज करने के साथ साथ जब डोमेन साइज इंक्रीज हो गया, फिर जो आपके एटम्स हैं स्पिन वाले, जिनका डायरेक्शन मैग्नेटिक की दिशा में नहीं था, वो घूमना शुरू हो गया। जब वो भी घूमना शुरू हो जाएगा तेजी से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने लगेगा, ये बढ़ेगा तो ये भी तेजी से बढ़ने लगेगा, आपको बीच वाला डायरेक्शन मिलेगा यहाँ से यहाँ तक का। उसके बाद फिर बढ़ाते रहेंगे तो क्या होगा, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि सारे स्पिन जो है ओरिएंट हो गए अलोंग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो हमें सैचुरेशन मिल गया, यहाँ पे ऐसे मिल गया। अब उल्टा करते हैं, अब मैग्नेटिक फील्ड घटाना शुरू करेंगे। हम देखेंगे कि हमारा मैग्नेटाइजेशन वापस तक रहता है कि नहीं रहता है, मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट मटेरियल में कब तक रहेगा। तो धीरे धीरे बी को घटाना शुरू करते हैं तो सारा प्रोसेस उल्टा होने लगेगा। जो पहले जितने प्रोसेस हुए थे वो सारे के सारे प्रोसेस उल्टे फिर से होने लगेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि कोई भी मटेरियल जो होता है जब एक दिशा में चल रहा था, वापस से उल्टी दिशा में जिस रेट से मैग्नेटिक फील्ड को हम डाउन करेंगे, घटाएंगे, मैग्नेटाइजेशन उस रेट से नहीं घटेगा। ठीक है, जैसे पहले हमने 2 से 4 किया, 4 से 5 किया और मैग्नेटाइजेशन हमारा बढ़ के 10 से 15, 15 से 20 हुआ, अब नहीं होगा ऐसा। अब 4 से 2 करने पर जस्ट तुरंत 15 से 10 नहीं हो जाएगा, 15 से 14 होगा, 13 होगा, यानी डिक्रीजिंग रेट कम हो जाएगी। तो डिक्रीजिंग रेट कम होने का मतलब क्या है कि उसी मैग्नेटिक फील्ड पर जब ये वैल्यू ऑब्टेन कर लिया था मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने के केस में, अब घटाने के केस में दोबारा कभी भी ये अपने रास्ते से वापस नहीं आएगा। ये क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड तो घटती जा रही है लेकिन मैग्नेटाइजेशन नहीं घटेगा। घटना कब शुरू होगा, थोड़ी देर बाद, क्योंकि जो एटम्स होते हैं वो सैचुरेशन की अवस्था में एक तरह से स्टेबिलिटी कंडीशन में आ चुके होते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड घटने का पहले विरोध करते हैं। जब मैग्नेटिक फील्ड घटने का विरोध करते हैं फिर भी हम घटाते ही रहेंगे तो कितना विरोध करेगा, फिर वो उसका मैग्नेटाइजेशन घटना शुरू हो जाएगा। घटते घटते ये कंडीशन क्या होगी, धीरे धीरे आएगा वापस यहाँ पर, और जब यहाँ पर आएगा तो क्या होगा,
आप देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गई है, फिर भी मैग्नेटाइजेशन जीरो नहीं होता है। देखिए वाई एक्सिस पे थोड़ी वैल्यू मिलेगी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जीरो होने के बाद भी मैग्नेटिक फील्ड आपका, सॉरी ये था, मैग्नेटिक फील्ड आपका मैग्नेटाइजेशन जीरो नहीं होगा। बी का मान देखिए जीरो है यहाँ पर, लेकिन एम का मान जीरो नहीं है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, ये चीज कहलाती है कि जब मैग्नेटिक फील्ड जीरो होने के बावजूद, यानी मैग्नेटिक फील्ड घटाने के केस में, एक बार चुंबक को मैग्नेटाइज कर लिया, सॉरी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को एक बार बी बढ़ाते बढ़ाते मैग्नेटाइज कर लिया, उसके बाद जब मैग्नेटिक फील्ड घटाते हैं तो घटाते घटाते एक कंडीशन ऐसी आती है कि मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाता है, फिर भी उस पर उपस्थित चुंबकत्व या मैग्नेटाइजेशन का मान जीरो नहीं होता है। तो इसे क्या बोलते हैं, रिटेंटिव मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं या रेसिडुअल मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। हिंदी नहीं याद आ रही है, मतलब बचा हुआ मैग्नेटाइजेशन होता है। यानी बी जीरो है, फिर भी एम का मान यहाँ पे बचा हुआ है, एम की कुछ वैल्यू आ रही है ना, ठीक है। अब इसी चीज को हम आगे और कंटिन्यू करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड का मान हम नेगेटिव दिशा में घटाते जा रहे हैं। फर्क क्या पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड का मान जैसे ही जीरो के बाद नेगेटिव दिशा में होगा, तो मान लो पहले हमारा मैग्नेटिक फील्ड की दिशा इधर थी, तो सारे डोमेन्स इधर अलाइन होना चाह रहे थे। अब मैग्नेटिक फील्ड निगेटिव होने का मतलब है कि बी का मान इधर हो जाएगा, बी का मान अपोजिट हो जाएगा, तो सारे डोमेन्स के स्पिन्स इस दिशा में अलाइन होना चाहेंगे, ठीक है, जस्ट अपोजिट। तो खाली डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन प्रक्रिया वही रहेगी। यानी जो इधर से इधर ऊपर गया था, मैग्नेटिक फील्ड को घटाते जाएंगे एक दिशा में, तो मैग्नेटाइजेशन भी धीरे धीरे करके घटेगा। लेकिन क्या पाएंगे हम पाएंगे मैग्नेटाइजेशन जीरो हुआ, मैग्नेटिक फील्ड को निगेटिव दिशा में बढ़ाते जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की एक ऐसी वैल्यू आएगी जिस वैल्यू पर मैग्नेटाइजेशन का मान एम का मान जीरो हो जाएगा, ठीक। यानी जब मैग्नेटिक फील्ड जीरो था तो मैग्नेटाइजेशन बचा हुआ है, तो उसे रेसिडुअल मैग्नेटाइजेशन कहेंगे, रिमेनेंट मैग्नेटाइजेशन कहेंगे। और जब मैग्नेटिक फील्ड को हम निगेटिव दिशा में बढ़ाते जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो होने के बाद भी, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जब निगेटिव दिशा में मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने के बाद एक कंडीशन ऐसी आएगी कि एम का मान जीरो हो जाएगा, लेकिन वो किसी मैग्नेटिक फील्ड पर जीरो होगा। तो ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड कहलाती है, इसको कोएर्सिव मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, COERCIVE। हिंदी वाले बच्चों आप देख लीजिएगा क्या लिखा हुआ है उसमें, निस्तब्ध पता नहीं क्या कहते हैं, इसको कोएर्सिव मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। इंग्लिश में याद कर लीजिए, वो ज़्यादा आपको आसान पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका कोएर्सिव मैग्नेटिक फील्ड हो गया। बस अब कुछ नहीं, अब सेम प्रोसेस रिपीट होगा बार बार। इसके बाद भी निगेटिव मैग्नेटाइजेशन को हम बढ़ाते जा रहे हैं, तो क्या होगा, डोमेन की साइज बढ़ेगी निगेटिव दिशा में, फिर सारे स्पिन्स ओरिएंट करेंगे निगेटिव दिशा में। तो ये वाली जो अभी हमें प्रोसेस मिला था, ये अभी भी मिलेगा, लेकिन ओरिजिन से हटते हुए यहाँ से स्टार्ट होगा ये प्रोसेस। ये चीज़ होते 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 यहाँ तक आएगा, यानी जब सारे स्पिन्स मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट दिशा में, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में अलाइंड हो जाएंगे पूरी तरह से, निगेटिव मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में पूरी तरह से सारे डोमेन्स भी इधर ही मैग्नेटाइज हो जाएंगे और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है, तो उस कंडीशन में तब इधर सैचुरेट हो जाएगा। फिर अब मैग्नेटिक फील्ड को पॉजिटिव दिशा में बढ़ाते जाएंगे, तो सारा वही प्रोसेस होगा। तुरंत ये घटना शुरू नहीं होगा, कुछ देर बाद घटना शुरू होगा। घटते घटते एक कंडीशन ऐसी आएगी कि मैग्नेटिक फील्ड का मान जीरो हो जाएगा, फिर भी रेसिडुअल मैग्नेटाइजेशन बचा रहेगा, ठीक। फिर मैग्नेटिक फील्ड को पॉजिटिव दिशा में बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते बढ़ाते एक कंडीशन ऐसी आएगी कि मैग्नेटिक फील्ड की एक वैल्यू के लिए एम का मान जो है वो जीरो हो जाएगा, ठीक। फिर इसके बाद बढ़ाते जाएंगे तो फिर से ये वहाँ पर से ऐसे ही जाएगा, ये प्रक्रिया चलती रहेगी। तो इसका पूरा जो पाथ बना, इसका पूरा पाथ मतलब इसका जो पथ बन रहा है, स्टार्ट हुआ था यहाँ से, वापस गया इधर, इधर आया, इधर से इधर आया, इधर से फिर इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, ठीक है। तो कुल मिला के ऐसे गया, वापस से ऐसे आया, यहाँ से ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ठीक है। ये ओरिजिन आपकी होती है। तो इसे कहते हैं हिस्टैरिसीस लूप। हिस्टैरिसीस की हिंदी होती है, हिंदी तो नहीं पता, लेकिन मतलब उसका होता है कि थका हुआ सा रहना। थका हुआ कहना मतलब है कि इसने एक जो अपना पाथ पहले इसको मिला था,
वो अपने पाथ पे वापस दोहरा नहीं रहा है, तो हमारा ये कहलाया हिस्टैरिसीस लूप कहलाता है। ठीक है, जो कि H और M के बीच में होता है। क्लियर। अब हिस्टैरिसीस लूप की सहायता से हम ये भी बता सकते हैं कि कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल कितना कितना ज़्यादा उसके अंदर चुंबकत्व है। तो इसी बात को आप ध्यान से समझिए। हम 2 ग्राफ लेते हैं, 3 ग्राफ सपोज कर लो। एक का ग्राफ ऐसे है, ठीक है, एक का ग्राफ जो है ऐसे गया, ऐसे है, और एक हो गया ऐसे, इतना पतला है कि वो एकदम स्ट्रेट लाइन बन गया। तो इसका जो एरिया है, यानी किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल का हिस्टैरिसीस लूप ड्रॉ कर लें, ड्रॉ करने के लिए लैब में एक्सपेरिमेंट होता है। एक चुंबक लेते हैं, एक लोहा लेते हैं, उसमें मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते जाते हैं, अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड के लिए उसमें मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू को नोट करते जाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, तो ऐसा ग्राफ आता है। ठीक, अब ग्राफ को प्राप्त करने के बाद अगर इनका एरिया देखा जाए तो ये कितना मोटा मिल रहा है, ठीक है, तो ये इतना ही ज़्यादा चुंबकीय है, यानी इसमें चुंबकत्व की प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा है, इसकी प्रॉपर्टी उससे कम है। यानी केवल हिस्टैरिसीस लूप को देख के हम बता सकते हैं कि कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जिसको हमें चुंबक बनाने की यूज करना है, कौन सा लेना चाहिए। और ये जो है ये अनुचुंबकत्व को बताता है, पैरामैग्नेटिज्म को बताता है। और ये कैसे होता है, सपोज कर लो कि ये हमें तीनों को फाइंड आउट करना है, ये 1 ग्राफ, 2 ग्राफ एंड 3 ग्राफ है, तो वही मटेरियल है, हम उसका डिफरेंट टेम्परेचर पे हिस्टैरिसीस लूप बनाए। एक टेम्परेचर फिक्स कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते जा रहे हैं, M का मान निकालते जा रहे हैं, एक बार हिस्टैरिसीस लूप बना लिया। फिर कोई दूसरा टेम्परेचर फिक्स कर दिया, मानिए टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, फिर दूसरा टेम्परेचर फिक्स कर दिया, यही प्रोसेस को दोहराया, फिर तीसरा टेम्परेचर फिक्स कर दिया, इसी प्रोसेस को दोहराया, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से 5-6 टेम्परेचर के लिए इस प्रोसेस को दोहरा के हिस्टैरिसीस लूप बना लेते हैं। तो देखते क्या है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है, वैसे वैसे मान लो ये T1 पे था, ये वाला T1 पर था, ये वाला T2 पर था, और ये मान लो Tn पर है, मान लो n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लिए। तो टेम्परेचर के T1 इज लेस देन T2 इज लेस देन Tn, इसका मतलब Tn तक जाने में टेम्परेचर बढ़ रहा है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ग्राफ पतला होता जा रहा है, और एक कंडीशन ऐसी आ रही है कि पतला होते 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 ये जस्ट स्ट्रेट लाइन बन जा रहा है। तो ये वही टेम्परेचर है जिस पर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और इस टेम्परेचर को क्यूबी टेम्परेचर कहते हैं। ओके, तो ये आपका हो गया हिस्टैरिसीस लूप और हिस्टैरिसीस लूप के यूजेस से। ठीक है, ये पूरा हमने आपको डिटेल में बता दिया है, और आप इसको पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए स्टील है, इसका मैग्नेटिज्म ज़्यादा होता है, इसका कम होता है। चलिए अच्छा बच्चों, अब आप लोग थोड़ी देर अपना रेस्ट करके अपना क्लास बंद करिए। थैंक यू मैम। ओके मैम। ओके बच्चों, आई एम एंडिंग द क्लास फॉर ऑल।